नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एएसपी आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से क्लास 8 क्यूरियोसिटी का नया चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इस चैप्टर में हम हेल्थ के बारे में समझेंगे, लेकिन समझेंगे एक नए फ्लेवर में। फ्लेवर होगा आधा घंटा पूरा चैप्टर। विद इन आधा घंटा हम पूरा चैप्टर करेंगे। बेसिकली ये रिवीजन क्लास है एग्जाम्स के लिए। अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट है जहाँ मैंने पूरा डिटेल में किया हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर जल्दी में हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में ही क्या दे रखा है बेटा, बुलेटिन बोर्ड के बारे में बता रखा है। बुलेटिन बोर्ड में क्या है, ध्यान से देखिए आप। डायबिटीज़ के बारे में बताया है, ओबेसिटी के बारे में बताया है और डाइट के बारे में बताया है। बेसिकली हेल्थ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। समझते हैं, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्थ का मतलब क्या सिर्फ ये है क्या कि मैं बीमार नहीं पड़ रहा? अगर आज मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं हेल्दी हूँ? क्या हेल्थ की इतनी सी डेफिनेशन है? नहीं। इस चैप्टर में यही समझा रखा है, इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज। क्या आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब कोई बीमारियां नहीं है तो आप हेल्दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड। आपको पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। कैसे? फिजिकली स्टेइंग पॉजिटिव, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपका सोशल नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सोशल नेटवर्किंग मीन्स फेसबुक में मेरे 500-700 फ्रेंड हैं, वो सोशल नेटवर्किंग नहीं है। बेसिकली रियली में अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आपके अच्छे दोस्त हैं, सोशली आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपको 500-700 दोस्तों की जरूरत नहीं है। 2 दोस्त भी सफिशिएंट है, 1 दोस्त भी सफिशिएंट है जिससे आप दिल की बात कर सकें। A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset, अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा एंड एंजॉय सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ का मजा लेगा। यहाँ इस चैप्टर में एक्टिविटी 3.1 में बेसिकली हमें यही समझाया है कि WHO क्या बोलता है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो यही बता रहा है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तीनों तरीके से, मेंटल तरीके से भी, फिजिकल तरीके से भी एंड सोशली भी। जब आप स्ट्रॉन्ग हैं एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारी नहीं है इसका मतलब हेल्थ नहीं है। अगर आप तीनों तरीके से फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशली भी वेलबींग हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तब आप हेल्दी हैं। इस चैप्टर में यही समझाया है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज में बताया है, अर्लियर टाइम्स में, ये तो अभी की डेफिनेशन WHO अभी का लेटेस्ट बता रहा है, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का फिजिकली जो बॉडी है वो, माइंड, हमारे जो इमोशंस हैं, माइंड में जो चल रहा है, एंड सराउंडिंग मीन्स कैसे मेरे आस पड़ोस में दोस्तों से कैसे रिलेशंस हैं, वो सब मिलके जब अगर मैं फिट हूं तब मैं फिट हूं, अदरवाइज नहीं फिट हूं। दिनचर्या एंड ऋतुचर्या के बारे में बताया। दिनचर्या मीन्स जो डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या मीन्स सीजनल रूटीन्स। आप क्या करो, उस सीजन के फ्रूट्स खाओ, हेल्दी डे रूटीन रखो, तब आप हेल्दी बन पाओगे। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं? आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मेंटेनिंग हाइजीन, साफ सफाई रखनी अपनी बॉडी की, स्टेइंग इन ए क्लीन प्लेस, साफ सुथरे जगह में रहना है, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। जो आजकल रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल चल रहा है ना, दैट इज नॉट गुड। स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, फ्रेंड के साथ टाइम गुजारिए एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लाइफ के प्रति, तभी आप हेल्दी हैं। यहाँ इस लिस्ट में बता रहा है एक्टिविटी 3.2 में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखे हुए हैं। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट रखिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली। अब कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन टाइम अपना कम कर दीजिए। ईटिंग फास्ट फूड, जो बाहर का खाना हम रोज़ खा रहे हैं, जो अभी हमारे यहाँ कल्चर चल रहा है, हमारा कल्चर जो चेंज हो रहा है कि नहीं कुछ भी है तो चलो बाहर खा के आते हैं, पिज़्ज़ा खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं, वही बता रहा है बाहर मत खाइए। स्लीपिंग वेरी लेट, 2 बजे 3 बजे जो सो रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। इन सब के कारण क्या है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं।
अब अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहूँ तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप अपने आप को क्रॉस चेक कीजिए, आप इनमें से कौन से कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ट्राई टू इम्बाइब दोज क्वालिटी इन योर सेल्फ। ईट ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाइए। कैसे? बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल एंड साबुत अनाज, होल ग्रेन्स खाइए। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और सुगरी फूड्स एंड ड्रिंक। जो हम फैटी खाना खा रहे हैं, जो आजकल बाहर का खाना, वो सब छोड़ दीजिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम खेलिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए एंड एक्सरसाइज कीजिए। लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बार बार आएगा। गेट इनफ स्लीप, अपने स्लीप साइकिल पूरा कीजिए, मिनिमम 8 आवर्स। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा वगैरह कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, टाइम से सो जाइए। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, थिंग्स लाइक टबाकू, एल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। इन सबको क्लियर नो कीजिए, क्लियर नो कीजिए इन सबको। अब यहां कंपैरिजन कर रहा है बेटा, एक्टिविटी 3.3 में आपको 2 इमेजेस दे रखे हैं कि कौन सा प्लेग्राउंड, कौन सा पार्क आप चूज करोगे। फर्स्ट इमेज में, ए इमेज में देखो, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है चारों तरफ, साफ सुथरा है, पीछे में भी बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं। सेकंड इमेज जो बी के नाम से दी है, इसमें देखिए ध्यान से, बहुत सारे कंकर पत्थर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे मक्खियां हैं। मक्खियां वगैरह क्यों हैं? क्योंकि उसके पीछे में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और प्लेग्राउंड, पार्क जो भी है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। तो आप किस में रहना चाहेंगे? बट ऑब्वियस एवरीवन वांट्स टू स्टे इन पार्क ए। हर एक पार्क ए में खेलना चाहेगा, वहाँ एंजॉय करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हैं, साफ सुथरा नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी साफ सुथरा है। इन सिटीज एयर पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं एयर पोल्यूशन हो रखा है फैक्ट्रीज से, कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग और अस्थमा। तो उससे कफिंग या अस्थमा हो सकता है। द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज। AQI की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ की एयर क्लीन है या नहीं है। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? हमें कैसे पता चलेगा कि मैं बीमार हो गया हूँ? आप बताइए, आपको कैसे फीलिंग आती है कि आज मैं बीमार हूँ? कोई पेन होगा, उल्टी आएगी, सरदर्द होगा, ऐसा ही कुछ है, वही यहाँ बता रखा है। वो सिम्टम्स, द वर्ड इज नोन एज सिम्टम, वो सिम्टम सच एज पेन, टायर्डनेस, थकावट महसूस हो रहा है, डिजीनेस, नींद आ रही है, एंड साइंस, ऐसे साइन जैसे कि फीवर आ गया, मुझे रैसेस आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, या स्वेलिंग, किसी टाइप की कोई स्वेलिंग है, दैट इंडिकेट वी आर अनवेल, वो बताते हैं कि हम अनवेल हैं। ए सिम्टम इज व्हाट, सिम्टम को डिफाइन कर रहा है। सिम्टम क्या चीज़ है? ए सिम्टम इज व्हाट वी फील, हम क्या फील कर रहे हैं। वाइल ए साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन, और साइन वो चीज़ है जो आप देख सकते हो। और मेजर, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर वगैरह, जब आपको फीवर आता है तो साइन क्या चीज़ है? फीवर आता है तो मैंने मुंह में थर्मामीटर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि टेम्परेचर अप है। डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स? डिजीज, बीमारियां क्या होती हैं, उसके पीछे रीजन क्या हैं और कितने टाइप की होती हैं। डिजीज इज ए कंडीशन, डिजीज को डिफाइन कर रहा है, डिजीज इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और द माइंड, जो अफेक्ट करती है हमारे नॉर्मल वर्किंग को, हमारी बॉडी को, माइंड को। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन और द ऑर्गन सिस्टम। ये कब हो सकता है? जब कोई ऑर्गन, हो सकता है एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन, 4 ऑर्गन, या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। जैसे पूरा मेरा ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है तो मेरा क्या होगा? मुझे दस्त लग गए, लूज मोशन हो गया, वो सब हो सकता है, लाइक दैट। सम डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, कुछ डिजीज जर्म से होते हैं। जर्म कैसे बेटा? माइक्रोब्स जो आपने पढ़े होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वॉर्म्स और इवन प्रोटोजोआ, ये सब क्या है बेटा? माइक्रोब्स हैं। दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। यही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे? दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, इन्हीं को पैथोजन बोला गया है। अदर डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। 2 टाइप के डिजीज हैं। पहला डिजीज जो इन माइक्रोब्स के कारण आ रहा है,
जिन्हें हम पैथोजन बोल रहे हैं। दूसरा डिजीज जो हम लाइफस्टाइल डिजीज, जिस पर हम आज के चैप्टर में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी इंडिया में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, नाम को समझिए, जिसको आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसको आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक दूसरे में नहीं फैल पाएंगी, जैसे कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा। किसी को कैंसर हुआ तो क्या आप उससे मिलने जा सकते हैं? हाँ सर, जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मिलने से, अगर मैं उस बंदे से हाथ मिलाया, उसके पास गया, तो वो बीमारी फैलेगी नहीं। लेकिन क्या कोविड में ऐसा था? नहीं। कोविड कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आ रहा था, जो कि एक दूसरे में फैल सकती है। जैसे वो बीमारियां जो पैथोजन से आती हैं आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल के लिए टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। ये सारी बीमारियां वो हैं जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी हैं जो एक दूसरे में नहीं फैल पाएंगी? किस कारण से होंगी? ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होंगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होंगी, हमारे डाइट के कारण। अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो, या फिर एक गंदे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तब हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। तरीका क्या क्या है, कैसे फैलेंगी? डायरेक्ट कांटेक्ट से, मैंने हाथ मिला लिया, एयर से फैल गई, या फिर ये बंदा बीमार है, इसकी यूज़ की हुई चीज़ें, जैसे मैंने उसके शर्ट ले लिया, उसका यूज़ किया हुआ ग्लास यूज़ कर लिया, तो मैं बीमार हो सकता हूँ। खाने से बीमार हो सकता हूँ। मॉस्किटो इंसेक्ट, इसको काटा, वही इसको काट गया। या फिर रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल कौन से होते हैं बेटा? जिनके थ्रू, जैसे यहाँ डॉग दिखा रखा है, जिनके थ्रू रेबीज नाम की बीमारी फैल सकती है। उसने अगर इस हेल्दी आदमी को काट लिया तब भी हो सकता है। यही यहाँ बताया गया है। हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड एंड स्प्रेड? कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होंगी और स्प्रेड कैसे होंगी? ऑल कम्युनिकेबल डिजीज और कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स की बात कर रहे थे ना, पैथोजन क्या है? वो माइक्रोब्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। दीज पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, हवा से आ सकते हैं हमारी बॉडी में जो हम सांस लेते हैं, और बाय कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। अगर मैं कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर ले लूँगा, जो पानी या जो बाहर का खाना खा रहे हैं, उनसे भी हमारे अंदर ये बीमारियां आ सकती हैं। Some pathogens are also spread by insect like mosquito and housefly। आपने देखा होगा जैसे डेंगू वगैरह कैसे फैलता है? वो मॉस्किटो से, मक्खियों से। These insects are called vector। वेक्टर की डेफिनेशन आ सकती है, 2 नंबर में वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी, 1 नंबर में वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। वेक्टर क्या है बेटा? हाउसफ्लाई और मॉस्किटोज टाइप के जो इंसेक्ट है ना, जो कि सम पैथोजेंस और ऑल्सो स्प्रेड बाय दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स, वो बता रखा है। नेक्स्ट, यहां आपको बताया है कि डिजीज जो कि कैसे फैलेंगी। सबसे पहले वो डिजीज जो एयर के थ्रू फैलती हैं, यहां समझाया आपको, जो एयर के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हैं उसको समझाया है। जैसे यहाँ सिंपल लैंग्वेज में उसे कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा कहा गया है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप समझ पाएं। जो जुकाम और बुखार वगैरह हो जाता है ना, सर्दी खांसी बोलते हैं जिसको, वो किस कारण से फैलता है? वायरस के कारण से फैलता है। और मेन सबका इनका रीजन क्या है? एयर के थ्रू फैलेगा। इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट आएगा। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मेरी जो सांस नली है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सिम्टम क्या होंगे? नेजल कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाएगा, फीवर, कफ, बॉडी एक। कैसे बच सकता हूं मैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, बार बार हाथ धोऊंगा। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, अपने पर्सनल आइटम किसी के साथ शेयर नहीं करने अगर बीमार हो गया हूं तो। कवरिंग द माउथ एंड नोज, हैंकी का यूज करते हो माउथ एंड नोज को ब्लॉक करके रखूंगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। इसका स्किन में देखिए दाग दाग बने हुए हैं। इसको पहले चेचक कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? इससे चेचक। वायरस के कारण फैलता है, हमारे स्किन के ऊपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। खसरा, मिसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? खसरा। हिंदी में मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोस में कोई बोल रहा है उस बच्चे को खसरा हो रखा है, आप सोच रहे हो कि मिसल्स तो कोई और नाम की बीमारी है, इसीलिए मैं खसरा ऐड किया है। इसमें बेसिकली वही है बेटा, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, रेशेस आ रखे हैं, देखो उसके ऊपर रेशेस आ रखे हैं ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसे क्षय रोग या तपेदिक।
ये वर्ड आपको बहुत कम सुनने में मिलेगा। टीबी को कॉमनली टीबी के नाम से ही जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में जानते हैं। जैसे खसरे को मैंने बोला वो नॉर्मल आपके आस पड़ोस में हिंदी में मिलेगा, लेकिन टीबी आपको इंग्लिश में मिलेगा। टीबी में होता क्या है बेटा, हमारे लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, तो इसको देखो सांस ले रहा है, वो जब खांसी आई तो उसको खून आ रहा है, वो सब टीबी के कारण है। अब नेक्स्ट है, वो सब बीमारियां जो हमने देखी वो एयर के कारण थी। अब ये बीमारियां किसके कारण हो रही बेटा, वाटर एंड फूड, जो कंटेमिनेटेड फूड खा लिया मैंने या पानी पी लिया उसके कारण ये बीमारियां होंगी। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को सिंपल कहूँ तो जो अपना लीवर होता है ना, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें सूजन आ गई, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, उसके कारण क्या होगा, फीवर वगैरह, एपेटाइट, आपकी खुराक कम हो जाएगी, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह आएगी, ये सारी। नेक्स्ट है कोलेरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैजा। हैजा में क्या होगा बेटा, डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसी जैसी एक और बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड में बेसिकली फीवर ज़्यादा आता है, जिसे आंत का ज्वर कहा जाता है। आंत मीन्स इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फीवर आ जाता है। बेसिकली कहें तो टाइफाइड में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फीवर आ जाता है, उसे टाइफाइड कहेंगे। होगा किस कारण से, बैक्टीरिया में। इफेक्ट कहाँ डालेगा, इंटेस्टाइन पे, हमारी आंत के ऊपर। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया, इसी टाइप के इम्पैक्ट आएंगे। नेक्स्ट है एस्कैरियोसिस, जो कि होगा किस कारण से, राउंड वॉर्म के कारण से। हमारे पेट में कीड़े, कुछ बच्चों में आपको ये देखने को मिलता है, वो मम्मी कहेंगे अरे यार तो सारा दिन खाता रहता है, इसका पेट ही नहीं भरता है। क्यों, क्योंकि इसको गोल कृमि संक्रमण हो गया है, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन हो गया है, कीड़े आ गए इसके पेट में, जो कि इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है। ऐसी बीमारियां जो इंसेक्ट के कारण हुई, पहले हमने किसके कारण समझा, एयर के कारण, फिर हमने समझा वाटर एंड फूड के कारण, अभी हम समझ रहे हैं इंसेक्ट के कारण। मलेरिया, मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया को हिंदी में मलेरिया ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ के कारण फैलेगा। उसमें क्या होता है बेटा, हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स। डेंगू फीवर, ये भी वायरस, ये वायरस के कारण होगा, इसमें भी क्या होगा, फीवर होगा। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। इसमें इतना पेन होता है, इतना पेन होगा कि आपको लगेगा कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं। अब पूरे कहानी का निचोड़ बता रहा है कि सारी इलाज मैं कैसे करूं, कि कैसे मैं अपने आप को हेल्दी रख पाऊं, उसका पूरा। कीपिंग अवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, हम अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखेंगे, बेसिक हाइजीन रखेंगे एवरीडे। वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर, हाथ धोऊंगा जब भी मैं खाना खाऊंगा, वॉशरूम जाऊंगा, उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करूंगा। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज को कवर कर रखेंगे। वियरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेस, अगर मैं किसी मेले में गया, कहीं भीड़ भरी जगह पे गया जहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा, वहाँ मैं अपने माउथ को कवर रखूँगा और उसके साथ मास्क का यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे आपने कोविड-19 में देखा होगा। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम, टॉवल वगैरह, ब्रश वगैरह जो हमारे एक्सक्लूसिव पर्सनल हैं, उनको पक्का मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, सबको मैं साफ सुथरा रखूंगा। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल, आपने देखा होगा जब आप बीमार हो जाते हो तो टीचर भी बोलते हैं बेटा अगर बीमार हो ना तो घर पे रहो। क्यों, ताकि वो बीमारी दूसरे में ना फैले, ताकि वो बीमारी दूसरों में ना फैले, वही बता रखा है। सम इन्फेक्टियस डिजीज आर कॉज्ड बाय द वर्म्स, कीड़ों के कारण हो जाती है बेटा, जैसे भी गोल कृमि बताया ना, राउंड वर्म्स that live inside our bodies, especially in the digestive system, जो स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में। दे फीड ऑन द न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को खा लेंगे और एक पैरासाइट की तरह रहेंगे। पैरासाइट क्या होता है, जो अपने खाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पैरासाइट हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किस कारण से होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जैसे आपने चार्ट में देखा था, जो बुलेटिन बोर्ड दे रखा था ना, वहां भी इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा बताया था, बिकॉज दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज। और आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जिसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां, कैंसर, ये फैल रही हैं, वही समझा रहा है। विच आर कॉज बाई लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ऐसी बीमारियां जो किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के कारण होती हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स मैंने कम लिया उसके कारण होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मीन्स कमी होगी, ऐसी बीमारियां जो किसी कमी के कारण होती हैं। और ये बीमारियां कैसी होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है। क्यों,
अगर मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे पास आप आएंगे तो वो बीमारी नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण है, इसीलिए नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती हैं। ऐसी बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज या फिर अस्थमा जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, मे ऑफन परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक, मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से भी ज़्यादा चलती हैं, आर रेफर टू एज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है लगातार, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती आ रही हैं। अब एक सर्वे के लिए बता रहा है, आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे सर्वे कीजिए। जैसे यहाँ बताया उसने ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इस पर सर्वे कीजिए और पता कीजिए ओबेसिटी के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, ओबेसिटी में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे सॉल्यूशन हो जाए। जैसे हम ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापा, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? बच्चा बल्की हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, वो सब चीज़ें। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आएगा? ईटिंग ए बैलेंस डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो रेगुलरली। सिमिलरली डायबिटीज़ में आपको इफेक्ट क्या दिखेंगे? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, बार बार आप वॉशरूम जाएंगे, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगेगी ज़बरदस्त, वेट लॉस हो जाएगा, टायर्डनेस, थकावट हो जाएगी, एंड स्लो हीलिंग, और धीरे धीरे हील करेगा। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर में भी ये बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, तो इनके ऊपर आप एक सर्वे करेंगे। यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। प्रिवेंट कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे? कुछ बच्चों को प्रिवेंशन में और कंट्रोल में थोड़ा डाउट रहता है। प्रिवेंशन पहले का है, बीमारी हुई उससे पहले हम प्रिवेंशन करेंगे, बीमारी हो गई उसके बाद जो कर रहे हैं दैट इज क्योर। इसीलिए हमारे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक मुहावरा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन अच्छी है क्योर से। क्यों? अगर मैं पहले ही प्रिवेंट कर लूंगा उस चीज़ को तो होगी ही नहीं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे यहाँ बता रखा है कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन। ओडिशा का एक केस है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चला था, और उन्होंने क्या किया था बेटा, टॉयलेट्स वगैरह बनवाए थे पूरी कम्युनिटी में, तो उससे बीमारियां कम हुई। कहने का मतलब है प्रिवेंशन पे हम ध्यान देंगे जिससे हम इजीली फाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर खुद से इम्यूनिटी है, खुद से इम्यूनिटी है, नेचर ने दिया है, नेचर ने डिजाइन किया है, हम डिजीज से लड़ सकते हैं। तो वो जो एबिलिटी है ना, द नेचुरल एबिलिटी, वो नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की, टू फाइट डिजीज, जो अगेंस्ट द डिजीज लड़ सकती है, इज नोन एज इम्यूनिटी। उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, गुड न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। आवर बॉडी हैज़ ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट द डिजीज, जो कि हमें डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल WBC, वाइट ब्लड सेल, हमारे जो ब्लड में हैं, दे आर आवर सोल्जर्स। बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, प्रोटोजो आ गया, तो दे फाइट अगेंस्ट दोज माइक्रोब्स और हमें बचा लेते हैं, इसी टाइप से। नेक्स्ट आता है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द वायरस एंड बैक्टीरिया। वैक्सीन्स क्या है बेटा? वो दवाइयां हैं जो वायरस एंड बैक्टीरिया से के अगेंस्ट लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ए वैक्सीन हेल्प आवर बॉडी फाइट सर्टन डिजीज बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन क्या करेगी? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करेगी। बेसिकली वैक्सीन में डेड, वही जैसे कोविड की बात करते हैं हम, कोविड का ही मरा हुआ वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, तो मेरी बॉडी को पहले से पता चल जाएगा, अच्छा ये वायरस है, तो वो उसके अगेंस्ट लड़ना सीख जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, मेरे जो इम्यून सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जब रियलिटी में मेरी बॉडी के ऊपर अटैक होगा तो मेरी बॉडी अच्छे से उससे लड़ पाएगी और सर्वाइव कर पाएगी। वही समझा रखा है, इसी को बोला गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो नेचुरल इम्यूनिटी थी, ये कैसी थी? एक्वायर की थी मैंने। कैसे? वैक्सीन के थ्रू। कैसे की थी? वैक्सीन के थ्रू। जैसे यहां बता रखा है, पहली बार स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था बेटा? 70s में इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर। एमसीक्यू में आ सकता है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए पहली बार वैक्सीन का आविष्कार किया था। कैसे? उन्होंने देखा कि जिसको भी, उन्होंने क्या देखा, जिसको भी काउपॉक्स है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो काउपॉक्स के
वो बीमारी है, जो कीटाणु हैं वो स्मॉल पॉक्स नहीं होने दे रहे हैं। इससे उनके दिमाग में आइडिया आया, इसका मतलब कि वो उससे फाइट कर रहे हैं, और फाइट कर रहे हैं तो हम स्मॉल पॉक्स से लड़ पाते हैं। इस तरह से उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बनाया। यहाँ बता रखा है कैसे, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, ऑब्जर्व करो आप कैसे करोगे, हाइपोथेसिस कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करोगे, रिजल्ट एंड एप्लीकेशन। बेसिकली जो ये वाला पार्ट है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। आप कभी भी जब रिसर्च वगैरह करेंगे ना, कल को आने वाले टाइम में एमफिल वगैरह में, पीएचडी वगैरह में, तो रिसर्च का पार्ट है। अभी से 8th क्लास में उनको थोड़ा थोड़ा समझा रखा है कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं। तो आप भी साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे अब यहाँ बताया बेटा, वैक्सीन क्या चीज़ हैं, दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, वो इलनेस से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसी हैं वैक्सीन? प्रिवेंटिव हैं, यानी पहले लगाई जाएंगी, क्यूरेटिव नहीं है। मीन्स कोविड-19 की वैक्सीन का एग्जांपल देता हूं, अगर आपने पहले से वैक्सीन ले ली तो आपको कोविड नहीं होगा। लेकिन मान लिया मैंने वैक्सीन नहीं ली है और मुझे कोविड हो गया, अब मैं जाऊं कि सर मेरे को वैक्सीन दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्यूरेटिव नहीं है। वो पहले काम करेंगी, बाद में काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंडिया का रोल बता रखा है वैक्सीन प्रोडक्शन में। कोविड-19 के केस में हमने पूरे वर्ल्ड में बहुत से देशों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की थी, स्पेशली जो गरीब देश थे जिनके कोई नहीं सुन रहा था, उसको इंडिया ने भिजवाया था। यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी एंड बायोटिक। एंटी मीन्स जो अगेंस्ट है, किसके? बायोटिक्स के। बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज द डिजीज, जो कि डिजीज जिस बैक्टीरिया ने पैदा की है, अगर मैं एंटीबायोटिक ले लूँगा। जैसे आगे पेनिसिलिन के बारे में बता रखा है, पेनिसिलिन के बारे में बता रखा है आपके बुक में। मान लिया मुझे बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया और अगर मैंने पेनिसिलिन ले ली, तो वो पेनिसिलिन क्या करेगी? खुद एक बैक्टीरिया है और वो उस बैक्टीरिया को मार देगी, दैट माइट हैव कॉज द डिजीज। एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ पे, वायरस पे काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करेगी, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक बोला गया है। बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल को मार देंगे, ह्यूमन बॉडी को नहीं मारेंगे। बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेंगे दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल। ह्यूमन बॉडी पर अटैक नहीं करेंगे, एनिमल सेल पर अटैक नहीं करेंगे, हाँ बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेंगे। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, प्रोटोजोआ के काम नहीं करेंगे। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। पहली एंटीबायोटिक, क्वेश्चन आएगा, पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? पहली एंटीबायोटिक थी बेटा पेनिसिलिन के नाम से। किसने बनाई थी? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बाउल्ड ऑन ए डिस्कार्डेड फैक्ट्री डिश, एक डिश मतलब एक प्लेट टाइप पड़ी थी, उसके ऊपर माउल्ड था। उसने क्या किया? बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक दिया। तब उनके दिमाग में आइडिया आया, अच्छा इस तरह से एक माउल्ड बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने दे रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ही रियलाइज द माउल्ड रिलीज ए सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया, और इस तरह से उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके बाद एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। अब एंटीबायोटिक के साथ दिक्कत क्या है? उसको प्रॉपर डोज में लेना है, डॉक्टर के एडवाइस भी लेना है, ऐसे नहीं कि जब मूड किया तब ले लिया। सेल्फ मेडिकेशन नॉट अलाउड। एंटीबायोटिक प्रॉपर डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन पे लेना है, ऐसे नहीं जब मूड किया तब ले लिया। होता क्या है? उसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है हमारी बॉडी में। जो दवाई मैं ले रहा था, जो पहली बार मैंने जब ली तो उसने अच्छे से बैक्टीरिया को मार दिया। एंटीबायोटिक मैंने ली, जो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आया उसने उसको ईजिली किल कर दिया। लेकिन मैं वही एंटीबायोटिक बार बार लेते जाऊंगा तो उससे होगा क्या? मेरी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। अब वो दवाई मेरी बॉडी पे काम नहीं करेगी, यानी वो उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी। उसी के बारे में बता रखा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एक फिनोमिना है वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय ए गिवन एंटीबायोटिक, एक बैक्टीरिया जो कि पहले उस एंटीबायोटिक ने मार दिए थे, आर फाउंड टू सर्वाइव, लेकिन अब वो सर्वाइव कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। उस एंटीबायोटिक लेने के बावजूद अब वो बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में फैलते कैसे हैं?
इसको ध्यान से देखिए। टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब मुझे जरूरत नहीं थी, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझको वही दवाई दी थी, मेरा मूड किया तो मैंने वही दवाई फिर से ले ली। तो वो फैलेगी कैसे? दो तरीकों से। एंटीबायोटिक बेटा, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा? मैंने एंटीबायोटिक ले ली, मैं हॉस्पिटल में गया सीरियल इलनेस के लिए, एंड गेट्स क्योर एट ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ मैं दूसरे पेशेंट को बीमार कर दूँ, या फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वो बीमारी फैला दूँ। तो इससे क्या होगा? स्प्रेड इन द हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस, वो पूरे हॉस्पिटल में फैल जाएगी। उसके बाद पेशेंट जब घर जाएगा तो वो अपनी पूरी फैमिली को फैला देगा, पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को फैला देगा। सिमिलरली ये तो ह्यूमन के थ्रू हुआ, दूसरा यहाँ जानवरों के थ्रू भी फैलता है। कैसे? डेवलपमेंट और रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स। अब मैं बार बार इनको एंटीबायोटिक देता रहा, बार बार एंटीबायोटिक दिया मैंने इनको, तो इनसे जो दूध, बटर, अंडा वो सब मिलेगा, वो डायरेक्टली कम्युनिटी के पास जा रहा है, तो उनके अंदर उस कम्युनिटी में, उस एरिया के लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये सब चीज़ें स्प्रेड थ्रू सॉइल इन ए क्रॉप, एक फसल में पहुंच गई और ये फसल को कम्युनिटी खा रही है, इस फसल को जब कम्युनिटी खाएगी तो फिर से इनके पास पहुंच रहा है, तो ये सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अब उसका इन्फर बता रहे हैं कि कैसे वो इफेक्ट कर रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस, कि कौन से बैक्टीरिया में होते हैं ये? ऐसे पैथोजेंस जो कि बैक्टीरिया हैं उनके अंदर फैल जाते हैं। यूज एंटीबायोटिक वाइजली, आपको एंटीबायोटिक का सोच समझ के यूज करना है। ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब बाय ए डॉक्टर, जब डॉक्टर लिख के दे तभी लेना है। कितना लेना है? करेक्ट डोज में लेना है, जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही लेना है, और राइट ड्यूरेशन के लिए लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 दिन के लिए डॉक्टर ने बोला, आप 2 दिन में ठीक हो गए, तो आपने दवाइयाँ छोड़ दी? नहीं, उसका पूरा कोर्स होता है बेटा। अगर आप ठीक हो गए तब भी 5 दिन लीजिए उसको, वही समझा रखा है। Traditional medicinal system like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage common health problem. अपना जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम था, जैसे आपने सुना भी होगा आयुष के नाम से, आयुष के नाम से सुना होगा, उसके बारे में बता रहा है बेटा। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब बहुत अच्छे कारगर हैं इन सब बीमारियों में, क्योंकि ये जड़ से निकाल के फेंकते हैं, वही समझा रखा है। नेक्स्ट है हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया कैसे एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो समझाया। पहले केस में क्या है, ए फ्यू माइक्रोब्स, कुछ 1-2 माइक्रोब है जो रेजिस्टेंट हो गया एंटीबायोटिक के। मान लिया मैंने एंटीबायोटिक लिया तो इन सबको तो मार पा रहा है, वो इन सबको इजीली मार पा रहा है, लेकिन इसको नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा, जब एंटीबायोटिक्स लेंगे हम, तो जो हमारे खुद के गुड बैक्टीरिया हैं, हमारे खुद के सोल्जर्स हैं, उनको भी मार देगा। अब क्या होगा? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो, तो अभी जो लाल वाले देख पा रहे हो, रेड वाले, वो ग्रो कर जाएंगे एंड मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और बहुत सारे फैल जाएंगे और टेक ओवर कर लेंगे मेरी पूरी बॉडी को। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया को फैला देंगे, कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, और इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए, ये यहाँ बता रहा है कि कैसे सॉल्यूशन करना है। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, ये बच्चा गया एंटीबायोटिक लेने मेरी मदर के लिए। सी हैज़ ए सोर थ्रोट एंड ए फीवर, तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं वो उनको क्या बता रही है, यू मस्ट गेट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर, डॉक्टर का लिखा हुआ देंगे, ऐसे हम नहीं देंगे। नेक्स्ट में, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल, कई बार क्या होता है कैटल को एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम, जो भी गाय भैंस है उसको एंटीबायोटिक ज़्यादा दे रहे हैं। नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, तो अपने जानवरों को एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। थर्ड वन, नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज, आप ऐसा मत कीजिए, अपने जानवरों को एंटीबायोटिक मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनके अंदर बॉडी में तैयार हो जाएगा, अल्टीमेटली जो पूरी कम्युनिटी के लिए नुकसानदायक है। यही सब बताया है। इसी के साथ यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर चैप्टर में मज़ा आया हो
कनेक्टेड फील किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।